जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आपके विद्यालय में वीकली टेस्ट लिया जा रहा था और 9 दिसंबर 2023 को आप सभी के विद्यालय में गणित और हिंदी का वीकली टेस्ट लिया गया। प्यारे बच्चों, अब आपके विद्यालय में 20 दिसंबर से हाफ ईयरली एग्जाम होना है और इस बार कक्षा 8 का 20 दिसंबर 2023 को प्रथम पाली में हिंदी का यहाँ पे हाफ ईयरली एग्जाम लिया जाएगा। तो हिंदी के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिस पार्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पहले तो आप सभी इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जल्दी से आप ये काम कर दीजिए बच्चा। और जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बच्चा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तो हम पार्ट वाइज करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 पुष्प की अभिलाषा। इसके जितने भी प्रश्न बनते हैं हम सबसे पहले इसे कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन हैं? विकल्प दे रखा है, ए कबीरदास, बी रहीम, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे बच्चा पुष्प की अभिलाषा कवि कौन है यहाँ पे? बिल्कुल सही, माखनलाल चतुर्वेदी। मैंने आपको इसे याद रखने का ट्रिक भी बताया है। पुष्प का मतलब होता है फूल, और फूल कैसा है? फूल लाल है। देखिए माखनलाल में नाम आ रहा है लाल, ठीक है, लाल आ रहा है और फूल लाल है। बस इतना थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्यायवाची शब्द का अर्थ है अनेक नाम। जैसे हम यहाँ पे नाम लेते हैं जल, तो जल को हम लोग पानी बोल सकते हैं, अम्बु बोल सकते हैं, नीर बोल सकते हैं, है ना। तो ये सभी पानी के पर्यायवाची शब्द हो गए। इसके अलावा यदि हम पुष्प का पर्यायवाची देखें तो पुष्प का पर्यायवाची सुमन होता है, ठीक है। सुमन, फूल, प्रसून, ये सभी पुष्प के पर्यायवाची शब्द हैं। याद रहेगा बच्चा। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थक शब्द ही बोलते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थक शब्द भी बोलते हैं, यानी समान अर्थ वाले शब्द। तीसरा प्रश्न दे रखा है, पुष्पों की रक्षा कौन करता है? विकल्प दे रखा है, ए मनुष्य, बी कांटे, सी वर्षा, डी इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे दिमाग लगाना है बच्चा कि पुष्पों की रक्षा कौन करता है। तो बच्चा आप सभी जानते हो कि पुष्प लगता है यहाँ पे पौधे में, और पौधे में कांटे होते हैं। तो मनुष्य तो उसकी रक्षा बाद में करता है, सबसे पहले उसकी रक्षा कांटे करते हैं। कांटे उसकी रक्षा कीड़े मकोड़े से, पशुओं से और कई यहाँ पे जीवों से उसकी रक्षा करते हैं। तो पुष्पों की रक्षा कौन करते हैं? कांटे करते हैं। चौथा प्रश्न दे रखा है, पुष्प की अभिलाषा क्या है? अभिलाषा का अर्थ है इच्छा। पुष्प क्या इच्छा करता है? ए देवों के सर पर चढ़कर इठलाना, बी सुरबाला के गले की माला बनना, सी वीर सैनिकों के पैरों तले कुचला जाना, डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका सही विकल्प क्या होगा? बिल्कुल सही, उसकी इच्छा होती है वीर सैनिकों के पैरों तले कुचला जाना। इसलिए वो क्या बोलता है, हे वनमाली, मुझे तुम तोड़कर उस राह पर फेंक देना जिस राह से अनेक वीर सैनिक अपनी देश की रक्षा के लिए जाते हैं। ठीक है बच्चा, बिल्कुल सही। पांचवा प्रश्न दे रखा है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ बच्चा लाइक ज़रूर कीजिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, सम्राट का समानार्थक शब्द क्या है? सम्राट का समानार्थक शब्द बताना है। विकल्प दे रखा है, ए राजा, बी रंक, सी अमीर, डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे राज यहाँ पे सम्राट का समानार्थक या पर्यायवाची शब्द। बिल्कुल सही, सम्राट का समानार्थक शब्द राजा है। और यदि आपको सम्राट का विलोम शब्द पूछे, विलोम पूछेगा, तब आप बताइएगा रंक। राजा का रंक होता है ना, याद रखना है। छठा प्रश्न है, फूल किससे निवेदन करता है? ए भगवान से, बी वनमाली से, सी सैनिकों से, या डी इनमें से कोई नहीं।
आप जब कविता पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है, हे वनमाली मुझे तोड़कर, यानी वो निवेदन कर रहा है, वो वनमाली से निवेदन कर रहा है या फिर बगीचे के देख रेख करने वाले से। तो यहाँ पे सही विकल्प बी होगा। 7वां प्रश्न दे रखा है, मातृभूमि का अर्थ क्या होता है? ए जन्मभूमि, बी ए कर्मभूमि, बी जन्मभूमि, सी भूमि, डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे बच्चा मातृभूमि का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल सही, मातृभूमि यानी जन्मभूमि। जिस मिट्टी में हम जन्म लिए हैं यही हमारी मातृभूमि है। 8वां प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए मनोरंजन, बी देश प्रेम, सी आदर सत्कार या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पुष्प की अभिलाषा कविता का मुख्य उद्देश्य देश प्रेम होता है। आप देखोगे कि पुष्प की अभिलाषा में पुष्प की भी इच्छा होती है अपने देश के लिए अपने प्राण तक के न्यौछावर करने, और उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जो भी वीर सैनिक हैं उनकी लिए अपने जान लगाने। तो देश प्रेम से ओतप्रोत यह कविता है। 9वां प्रश्न है, इस कविता में कवि ने किसके माध्यम से लोगों को देश प्रेम से ओतप्रोत किया है? ए सूरज, बी फूल, सी मिट्टी, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चा इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, फूलों के माध्यम से। बी विकल्प एकदम सही है। यहाँ पे जो कवि हैं फूलों के माध्यम से हमें देश प्रेम से ओतप्रोत किए हैं। 10वां प्रश्न है, अभिलाषा का अर्थ क्या होता है? ए भूमि, बी क्रोध, सी इच्छा, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चा इच्छा, बिल्कुल सही। इच्छा कितने बच्चों ने कहा? बिल्कुल सही है, सी उत्तर यहाँ पे। इच्छा बोल सकते हो, अभिलाषा बोल सकते हो, है ना, ये सभी इच्छा अभिलाषा एक ही हुए। 11वां प्रश्न है, फूल क्या है? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया विशेषण। सबसे पहले आप सभी को यदि इसका परिभाषा पता होगा तभी आप बता पाओगे कि फूल क्या है। पहला आप समझिए यहाँ पे संज्ञा। देखिए बच्चा, अभी आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो जैसे जैसे आपका एग्जाम नज़दीक आएगा तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट करके जाओगे। लेकिन याद रखिए यह एक युद्ध क्षेत्र है ना। जैसे आप सभी युद्ध क्षेत्र में जाते हो तो केवल आप ऐसे मानो कि कोई सैनिक युद्ध क्षेत्र में जाता है तो केवल वह तलवार चलाना सीख कर जाता है? नहीं, वह तलवार चलाना, भाला चलाना, घोड़े चलाना, है ना, युद्ध में किस प्रकार लड़ना है, तीर किस प्रकार से बचना है, किस प्रकार शत्रुओं पर हमला करना है, सभी कुछ सीख कर जाता है। तो आप सभी चीज़ों से अवगत होकर एग्जाम में जाओ। यदि आपके एग्जाम में नहीं भी आता है तो आपको इसका लाभ कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। ये बात आप अपने मन में बैठा लो, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझिए बच्चा। पहला होता है संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? तो जो किसी का नाम है, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। दुनिया में हर एक वस्तु का कुछ ना कुछ नाम होता है। आप जानते हो, आप जिस चीज़ में यह वीडियो देख रहे हो उसका नाम मोबाइल है, वह भी संज्ञा हो। जिस चीज़ से आप लिख रहे हो उसका नाम कलम है, उस भी संज्ञा है। जिस चीज़ पे लिख रहे हो उसका नाम कॉपी है, तो वह भी संज्ञा है। यानी दुनिया में जितने भी चीज़ है सभी का कुछ ना कुछ नाम है, वो सभी संज्ञा है। सीधा सीधा आपको याद रखना है, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा कि राम जाता है, राम जाता है, तो यहाँ पे राम एक संज्ञा है, ठीक है। यदि मैं राम के जगह में लिख दूं वह जाता है, तो यहाँ पे राम के जगह में वह लिखा मैंने, वह क्या है? वह सर्वनाम है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए वह सर्वनाम होता है। संज्ञा सर्वनाम क्लियर हो गया। विशेषण क्या होता है? विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताता है। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो मैंने पूछा कि आपको कि लड़का कैसा है? अच्छा लड़का है, यानी राम अच्छा लड़का है, तो राम संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता अच्छा बता रहा है, तो ये क्या है? ये विशेषण है, ठीक है। तो फूल क्या है? फूल संज्ञा है क्योंकि फूल एक नाम है। क्लियर हुआ बच्चा? चलिए 12वां प्रश्न दे रखा है, यह फूल पीला है, में विशेषण शब्द कौन सा है? यह फूल
पीला, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी बताया कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए उसे बोलते हैं विशेषण। तो देखिए फूल संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है पीला, है ना, रंग है पीला, तो पीला विशेषण है। याद रहेगा बच्चा, बिल्कुल सही। 12वां प्रश्न दे रखा है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। बताएंगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। वैसे आप यहाँ पे विकल्प देखो, विकल्प एक और जोड़ लीजिए, विकल्प में यहाँ पे एक और जोड़ लीजिए, ई नंबर में 6। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सही विकल्प होगा ई, 6 भेद होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके अलावा अलग अलग प्रकार के सर्वनाम होते हैं। आप एक बार सर्वनाम के याद रखोगे, 6 भेद होते हैं। चलिए, ये था पहला पाठ पुष्प की अभिलाषा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आप लोग यह बताइए कि आप सभी थके तो नहीं हो। देखिए बच्चा, आप लोगों को अब एकदम रेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी हमें अपने टाइम को लॉस नहीं करना है, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और हमें जी जान लगा करके मेहनत करनी है। चलिए अब हम पार्ट 2 को करते हैं, छोटा जादूगर, इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न दिया गया है छोटा जादूगर कहानी के रचनाकार कौन है? विकल्प दे रखा है ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी तुलसीदास, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प होगा ए बी जयशंकर प्रसाद। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पे छोटा जादूगर में आ रहा है जादू, जादू आ रहा है, और जयशंकर में आ रहा है शंकर। शंकर जी क्या करते हैं? जादू करते हैं। शंकर जी क्या करते हैं? जादू करते हैं। बिल्कुल देसी ट्रिक है बच्चा, मैंने खुद से बनाया है ये ट्रिक। आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है लेखक किसकी ओर आकर्षित हुआ? ए खेल के मैदान, बी लड़के की ओर, सी लड़की की ओर, डी कोई नहीं। बताएंगे लेखक किसकी ओर आकर्षित हुआ? तो लेखक उस छोटे लड़के की ओर आकर्षित हुआ जो कि शरबत पीते हुए लोगों को देख रहा था। तो बी उत्तर सही होगा, लड़के की ओर। तीसरा प्रश्न है लड़के के घर में कौन था? ए माँ, बी पापा, सी बहन, डी दादाजी। बताइए बच्चा, लेखक के घर में, यहाँ पे लड़के के घर में कौन था? उनकी माँ थी जो कि बीमार थी। पापा कहाँ थे? पापा के बारे में पूछा जाए तो पापा जेल में थे। किस लिए थे? तो देश के खातिर जेल में थे। उनकी बहन नहीं थी, ना ही उनके दादाजी थे। चौथा प्रश्न दे रखा है मेला कहाँ लगा हुआ था? ए जालियांवाला, बी कार्निवल, सी पटना, डी रांची। बताइए तो कहाँ मेला लगा हुआ था? कार्निवल के मैदान में। तो बी विकल्प होगा, कार्निवल। पांचवा प्रश्न दे रखा है लेखक कहाँ खड़ा था? ए झूले के पास, बी फुहारे के पास, सी तंबू के अंदर, डी कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। आप लोगों का उत्तर यदि बी है फुहारे के पास तो आप एकदम सही हो, वो फुहारे के पास खड़ा था। छठा प्रश्न है लड़के के गले में क्या थी? ए रस्सी, बी कपड़ा, सी टाई, या डी कोई नहीं। तो लड़के के गले में क्या थी बच्चा? सूत की रस्सी थी, ए जिसकी मदद से वह जादू दिखाता था। उसकी जो रस्सी थी वो टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो जाती और फिर से वह जुड़ जाती थी। ये उसके जादू का एक हिस्सा था। सातवां प्रश्न है किसके अभाव में संपूर्णता थी? लेखक, लड़के, मदारी, या कोई नहीं। तो लड़के के अभाव में भी संपूर्णता थी, है ना। बी विकल्प सही होगा। आठवां प्रश्न दे रखा है लेखक और छोटे लड़के ने मेले में क्या क्या किया? ए शरबत पीना, बी निशाना लगाना, सी बातें करना, डी इनमें से सभी। तो ये सभी काम करते हैं, वे निशाना लगाते हैं, शरबत पीते हैं और बातें करते हैं। ये सभी काम वो मेले में करते हैं। 9वां प्रश्न दे रखा है लड़के के घर में कौन बीमार थी? ए माँ, बी बहन, सी दादी, डी नानी। बताइए कौन बीमार था? बिल्कुल उनकी माँ बीमार थी। तो यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न दे रखा है लेखक ने निशाने के लिए कितने टिकट खरीदा? ए 5, बी 10, सी 11, डी 12।
बताएंगे बच्चा उसने कितने टिकट को खरीदा था? बिल्कुल सही, उसने 12 टिकट को खरीदकर लड़के को दिया और लड़के ने 12 टिकट के सभी टिकटों में से, सभी गोलों में से उन्होंने सही निशाना लगाया, सभी खिलौने उन्होंने 12 टिकटों से जीते थे। 11वां प्रश्न है 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए गुस्सा होना, बी भाग जाना, सी रूठ जाना, डी इनमें से सभी। तो ये प्रश्न मैंने आप सभी को कई बार करवाया है, इसका उत्तर बी होगा भाग जाना। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। लाल पीना होना का अर्थ होगा गुस्सा होना। ठीक है। 12वां प्रश्न है लेखक कहाँ घूम रहा था? ए पटना, बी कोलकाता, सी दिल्ली या डी इनमें से कोई नहीं। तो लेखक और कोलकाता में ही काम करता था दफ्तर आने जाने में, तो यहाँ पे कोलकाता सही होगा, बी कोलकाता में वो घूम रहा था। 13वां प्रश्न है बिल्ली क्या करने लगी? छोटा जादूगर जब जादू दिखाता है तो बिल्ली क्या करती है? ए रूठने, बी नाचने, सी मनाने या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ए रूठने। क्या आपको वे सारी घटनाएं याद है जो जादू के खेल में छोटा जादूगर करता था? क्या क्या होता था बताइए? बंदर मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, है ना, गुड्डिया की शादी हुई और गुड्डा वरकाना निकला। ठीक है, ये सारी चीजें वो अपने जादू के खेल में दिखाता था। अगला प्रश्न है श्रीमती जी ने छोटे जादूगर को कितने रुपए दिए? 1 2 3 4 बताएंगे। बिल्कुल सही, उसने उसे 1 रुपए दिए और श्रीमती शर्मा ने उससे पूछा कि तुम 1 रुपए का क्या करोगे? तो वह बोलता है पहले तो मैं खूब सारी पकौड़ी खाऊंगा और फिर अपने माँ के लिए एक चादर खरीदूंगा। 15 प्रश्न दे रखा है लेखक किससे हावड़ा की ओर आ रहे थे? ए ट्रेन, बी बस, सी मोटर, डी साइकिल। तो वह मोटर से यहाँ पे हावड़ा की ओर आ रहे थे, मोटर यानी कार से। छोटा जादूगर माँ के लिए क्या लाया था? ए लड्डू, बी कंबल, सी लाठी, डी इनमें से कोई नहीं। तो वह अपनी माँ के लिए कंबल लेकर आता है जो कि उसके घर में बीमार माँ थी। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को करते हैं, पार्ट 3 मित्रता के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न दे रखा है मित्रता पाठ के लेखक कौन हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी रामचंद्र शुक्ल या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अभी देखिए कि जयशंकर प्रसाद, शंकर जी जादू करते हैं तो छोटा जादूगर के ये हैं। सही विकल्प यहाँ पे होगा सी रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल मित्रता पाठ के लेखक हैं। दूसरा प्रश्न है किसके चुनाव से हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है? ए मित्र, बी दुश्मन, सी रिश्तेदार या डी कोई नहीं। तो मित्रों के चुनाव से हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ए विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दे रखा है किसका गुप्त प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है? ए संगति, बी मित्र, सी सखा, डी कोई नहीं। बताएंगे बच्चा। बिल्कुल सही, संगति का गुप्त प्रभाव है ना हमारे जीवन पर पड़ता है, तो ए विकल्प होगा। चौथा प्रश्न दे रखा है हम किस मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं? ए कच्ची, बी पक्की, सी काली, डी कोई नहीं। तो हम कच्ची मिट्टी के समान, ठीक है, कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं और इस प्रकार रहते हैं कि हम जिस भी रूप में ढाले जाएं हो जाएंगे, चाहे हमारा मित्र भगवान बनाए चाहे राक्षस। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो हम जिस अवस्था में हैं वो सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर अच्छी चीज़ें, अच्छी आदतें, अच्छे व्यवहार डाले जाएं तो हम भगवान के रूप समान, यानी हम अच्छे कर्म की, अच्छे इंसान की तरह बन जाएंगे। और वही हमारे अंदर यदि दुष्प्रभाव, नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच, गंदी चीज़ें डाल दी जाए तो हम एक राक्षस यानी एक हैवान की तरह बन जाएंगे। तो हम कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान हैं। पांचवा प्रश्न है कब मित्रता की धुन सवार रहती है? ए बुढ़ापे में, बी छात्रावस्था में,
सी बचपन में, डी कोई नहीं। तो छात्र अवस्था में मित्रता की धूम सुवार रहती है, बी विकल्प सही होगा। छठा प्रश्न है श्री कृष्ण के परम मित्र कौन थे? ए सुदामा, बी लक्ष्मण, सी राम, डी कोई नहीं। बताइए। तो उनके परम मित्र थे सुदामा। आप लोगों ने कहानी भी पढ़ी होगी कि सुदामा जी और श्री कृष्ण जी गुरुकुल में एक साथ रहते थे और किस प्रकार एक सत्तू की एक पोटली के लिए सुदामा जी जंगल में छोड़ करके श्री कृष्ण को पेड़ पर चढ़ गए थे और बाद में अपनी पत्नी के कहने पर वो श्री कृष्ण से मिलने गए थे। ये सारी घटनाएं आपने पढ़ी होगी। सातवां प्रश्न है विश्वास पात्र मित्र क्या है? ए विष, बी औषध, सी जड़ी, डी कोई नहीं। तो विश्वास पात्र मित्र एक औषध है यानी दवाई है, सी। बी विकल्प होगा। इनमें से मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए सखा, बी दोस्त, सी सहपाठी, डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, सखा कहिए, दोस्त कहिए, सखा दोस्त, सहेली, सहपाठी, बंधु, ये सभी मित्र के पर्यायवाची शब्द हैं। नौवां प्रश्न है मित्र का विलोम शब्द क्या है? ए दोस्त, बी शत्रु, सी गुस्सा, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो दोस्त का उल्टा होता है दुश्मन, मित्र का उल्टा होता है शत्रु, याद रखना है। ठीक है। 10वां प्रश्न है राम के परम मित्र कौन थे? ए लक्ष्मण, बी रावण, सी विभीषण, डी कोई नहीं। तो राम के लक्ष्मण परम मित्र थे, उनके जो सच्चे मित्र, सच्चे हितैषी वो लक्ष्मण जी थे, क्योंकि बिना स्वार्थ के उनके साथ वे दिन रात लगे रहते थे। उनसे बड़ा उनका मित्र इस ऑप्शन में नहीं है। ठीक है। वैसे तो उनके परम मित्र बाली जी, यहाँ पे सुग्रीव जी भी थे, ठीक है, हनुमान जी भी थे, लेकिन इस विकल्प के अनुसार लक्ष्मण जी सही होगा। चलिए इसके बाद अगला पाठ को करते हैं पथ की पहचान। पथ की पहचान का मुख्य प्रश्न उत्तर हम करते हैं। तो पहला प्रश्न है पथ की पहचान कविता किसके द्वारा रचित है? ए भगवान दास, बी हरिवंश राय बच्चन, सी मैथिली शरण गुप्त, डी कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, बी होगा। हरिवंश राय बच्चन जी पथ की पहचान कविता के कवि हैं। दूसरा प्रश्न है कवि ने क्या पहचान करने को कहा है? ए पथ, बी सूर्य, सी चांद, डी कोई नहीं। बताइए। बिल्कुल सही, पथ की पहचान में पथ की पहचान करने को कहा है, ए विकल्प सही होगा। तीसरा प्रश्न दे रखा है पथिक पथ पर क्या छोड़कर जाता है? ए निशानी, बी बस्ता, सी पेंसिल, डी पत्ता। तो वह पथ पर अपने पैरों का निशान छोड़कर जाता है, ए विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? ए। चौथा प्रश्न है कौन कौन सी चीजें यात्रा में अनिश्चित है? ए सरिता, बी बाघ, सी उपवन, या डी इनमें से सभी। तो देखिए यदि आप पथ पर जाते हो तो आपको सरिता मिलेगी, सरिता यानी नदी, बाघ भी मिलेगा, उपवन मिलेगा। तो ये सारी चीजें अनिश्चित है यानी आना जाना लगेगा ही। इन सब की परवाह किए बिना ही हमें आगे बढ़ना है, यानी सही विकल्प होगा इनमें से सभी, डी विकल्प। पांचवा प्रश्न है बच्चा किसकी स्वप्न से, कवि स्वप्न से किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? ए वास्तविकता से, बी कल्पना से, सी सफलता से, डी कोई नहीं। बताइए। बिल्कुल सही, वह कवि स्वप्न से सफलता की ओर संकेत कर रहे हैं। तो बच्चा इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। यह था सेट 1 हिंदी के हाफ ईयरली एग्जाम के लिए सेट 1 था। आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ बच्चा शेयर किया कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर किया कीजिए, ठीक है। और यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको नए वीडियोज़ के अपडेट्स, नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहते हैं। थैंक यू बच्चा।